स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, भारत की आज़ादी से पहले ही एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड गैम्बलिंग सेटअप शुरू हुआ भारत में, जिसने आने वाले 4 दशकों तक भारत के ऊपर, भारत के तमाम लोगों के ऊपर, करोड़ों लोगों के ऊपर एक गहरा असर डाला, उनकी ज़िंदगियों पर एक गहरा प्रभाव डाला। गलत भी, कई लोगों के मायनों में सही भी। तो ये क्या था, ये आज आपको बताने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं गैम्बलिंग सेटअप मटका की। मटका की शुरुआत दरअसल भारत में आज़ादी के पहले ही हो चुकी थी। उस समय पर इसको आंकड़ा जुगार के नाम से, यानी कि फिगर्स गैम्बलिंग के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था। उस वक्त के बारे में बताया जाता है कि तब मुंबई में, जब मुंबई उस समय बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे के मुंबा देवी और धांजी स्ट्रीट जैसे जितने भी इलाके थे, ऐसे इलाके जहाँ पे बिजनेस एरियाज जिन्हें कहा जाता था, उन इलाकों में जो लोग थे वो नॉर्मली वहाँ पे बैठकर न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से आने वाले जो कॉटन के रेट्स हुआ करते थे, उनके ऊपर बेट लगाते थे। जो भी यहाँ पे कॉटन का रेट आएगा, मंडे से फ्राइडे के बीच में न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज खुलता था, और जो भी उसका रेट आता था कॉटन का पर डे का, उस पर ये बैटिंग जो थी वो लगाई जाती थी। टेली प्रिंटर के जरिए न्यूयॉर्क से जो भी कॉटन का ओपनिंग और क्लोजिंग रेट था, वो बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज तक पहुँचता था। और उसके बाद ही जो यहाँ पे लोग हुआ करते थे, वो सिर्फ ये गैस करते थे इसमें कि आखिर ये कॉटन का जो रेट आज आने वाला है वो आखिर क्या होगा। उस गैस किए हुए कॉटन के रेट के ऊपर ये जो पूरा सिस्टम था वो काम करता था, और उस पर ही जीत और हार का निर्णय होता था। ये पूरा सेटअप जो था, जो पूरा सिस्टम था, वो एक तरह से इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड था इस समय। ये हम आज़ादी के पहले की बात कर रहे हैं। खैर, भारत आज़ाद हुआ, इसके बाद क्या हुआ ये अब आपको बताते हैं। कॉटन रेट्स पर जो बैटिंग सिस्टम था, ये आज़ादी के बाद देखा गया, पार्टीशन के बाद देखा गया कि पहले से और ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। उस समय पर यह सामने आता था कि रोज़मर्रा के जो भी मजदूर होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो सभी अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद में यहाँ पहुँचते थे। मुंबई एक तरह से इस समय पर आप देखिए कि एक इंडस्ट्रियल हब बन रहा था। टेक्सटाइल मिल्स जो थी उनकी भरमार थी। तो जितने भी मिल वर्कर्स भी होते थे, ये भी अपनी मेहनत की कमाई का प्रतिदिन का एक जो हिस्सा था वो इस मार्केट में आके लगा देते थे। इनके लिए एक तरह से ये एंटरटेनमेंट का भी साधन था, एक तरह से उनके लिए एक उम्मीद का जरिया था कि भाई और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं, जो उनको दिहाड़ी मिल रही है या जो महीने की तनख्वाह मिलेगी उससे ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। लेकिन फिर आता है साल 1961। अब तक करीबन 14 साल से, आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो 14 साल से ये जो पूरा सिस्टम था बैटिंग का, ये चल रहा था, आंकड़ा जुगाड़ जिसको कहा जाता था। लेकिन 1961 में एक बहुत बड़ा चेंज आया, एक बहुत बड़ा बदलाव आया। दरअसल हुआ ये कि न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने अपने जो कॉटन रेट्स थे उनका ट्रांसमिशन बंद कर दिया। जैसे ये ट्रांसमिशन बंद होता है, यानी कि अब कॉटन के रेट क्या हैं वही पता नहीं चलेंगे, बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज तक वो रेट ही नहीं आ पाएंगे। इस डेटा वैक्यूम ने यहाँ पे जितने भी बुकी हुआ करते थे, जितने भी ये जो लगवाया करते थे बैटिंग, इन सबको बुरी तरह परेशान कर दिया था। ये ऐसा समय था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि बैटिंग के लिए, क्योंकि एक बेंचमार्क का होना ज़रूरी है। अब जब कोई बेंचमार्क ही नहीं होगा, यानी कि कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं होगा, तो बैटिंग होगी किस पर, किस नंबर पर ये जो बैटिंग है वो की जाएगी। यहीं से शुरू हुआ दोस्तों जो मॉडर्न मटका, जिसको आज हम मटका के नाम से जानते हैं, मटका गैम्बलिंग के नाम से, उसका सफ़र। यहीं से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। कॉटन रेट्स का डाटा जब बंद हुआ तो इस समय पर एक शख्स सामने आए, नाम था कल्याण जी भगत। कल्याण जी भगत ने इस गेम को एक बहुत नया मोड़ दिया। कल्याण जी भगत के बारे में आपको बताया जाए तो इनका जन्म जो था वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के रताड़िया गाँव विलेज में हुआ था, रताड़िया गांव में हुआ था। एक फार्मर फैमिली से बिलोंग किया करते थे। साल 1941 में कल्याण जी भगत का मुंबई आना होता है। वो मुंबई आए, यहाँ पे उन्होंने मसाला फेरी वाले की तरह काम किया, ग्रॉसरी स्टोर, किराना स्टोर्स में काम किया, और भी कई सारे छोटे मोटे काम किए। लेकिन पूरी तरह से सेटल हो जाने के बाद में, करीबन बताते हैं कुछ साल लग गए उन्हें इस बीच में, जब वो पूरी तरह से सेटल हुए, उस समय उन्होंने ये भी देखा कि कैसे बॉम्बे कॉटन एक्सचेंज के अंदर, न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से एक रेट आता है, उसके ऊपर बैटिंग की जाती है, उसकी हैबिट कितनी ज़्यादा है लोगों के अंदर। जब ये सब चीज़ें वो ऑब्जर्व कर चुके थे, तो ये साल बताया जाता है 1962, यानी कि 41 में वो यहाँ पे आए, 21 साल करीबन निकल चुके थे, और एक साल पहले ही यहाँ पे जो न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज था उसने अपना जो रेट का ट्रांसमिशन था कॉटन का, वो बंद किया था। इस बंद के अगले ही साल 1962 में कल्याण जी भगत ने वर्ली से अपने, एक बिल्डिंग उनकी हुआ करती थी विनोद महल, उस बिल्डिंग के कंपाउंड से ऑफिशियली वर्ली मटका नाम से एक पूरा नया काम जो था वो शुरू किया। वर्ली मटका जो था, ये इस तरह का सिस्टम उन्होंने बनाया कि इसको जो पुराना कॉटन एक्सचेंज का सिस्टम था उससे कहीं ना कहीं ठीक ठाक मेल जोल करके रखा गया था। ये सिस्टम इस तरह का था कि यहाँ उन्होंने कॉटन रेट्स की जगह इमेजिनरी नंबर्स हैं उनका यूज़ करना शुरू किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा सा मटका लिया, उस मटके के अंदर 0 से 9 तक के, 9 डिजिट तक के जो नंबर थे उनकी चिट्स डाली जाती थी। इन चिट्स को डालने के बाद में एक व्यक्ति को बुलाया जाता था। एक जो व्यक्ति था वो मटके से कोई भी चिट निकालता था,
और उसके बाद जो विनिंग नंबर था उसको डिक्लेयर कर दिया जाता था। कल्याण जी का ये जो मटका था, इसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि ये जो मटका था वो 7 दिन हफ्ते में खुला रहता था। 7 दिन ये गैम्बलिंग जो थी, जो बैटिंग थी, वो लगातार चलती थी। उन्होंने यहाँ पे गरीबों को भी, बेगर्स को भी, जो रोड पर थे उन लोगों को भी, सभी लोगों को ये अलाउ किया यहाँ पे कि अगर आप भी चाहें तो आप भी इस पर बैटिंग कर सकते हैं। और यहाँ उन्होंने जो कीमत रखी थी वो थी मात्र 1 रुपये। 1 रुपये से भी आप यहाँ पे, अगर आपके पास 1 रुपये भी है तब भी आप ये बैट जो है वो लगा सकते हैं। अब ये 60 के दशक का समय था। इस समय पर कल्याण जी भगत का नाम जुड़ा था पूरी तरह से वर्ली मटका से, लेकिन यहीं पर एक और दूसरे शख्स का नाम सामने आना शुरू होता है। ये व्यक्ति थे रतन खत्री। रतन खत्री के बारे में दरअसल आपको बताएं, रतन खत्री का जन्म कराची में, उस समय पर जो ब्रिटिश इंडिया, वहाँ पे कराची के अंदर हुआ था, एक सिंधी हिंदू परिवार के अंदर। 1947 में पार्टीशन जब हुआ तो वहाँ से इनका परिवार जो था वो मुंबई आके, जो उस समय पर बॉम्बे हुआ करता था, यहाँ आके शिफ्ट हुआ। शुरुआत में खत्री ने कई सारे अलग अलग काम किए। रतन खत्री ने यहाँ पे मुंबई के टेक्सटाइल जो मार्केट्स थे, मिल एरियाज थे, वहाँ पे काम किया। कॉटन एक्सचेंज का जो नंबर की गैम्बलिंग उस समय पर हुआ करती थी, आज़ादी के पहले से भी और 1961 तक भी इनफैक्ट, तो इसके ऊपर भी इनका ध्यान गया बहुत ज़्यादा, उन्हें उसका चस्का लगा। एक तरह से बताया जाता है कि वो भी कॉटन एक्सचेंज के ऊपर गैम्बलिंग किया करते थे। और ये सब देखते देखते वो ये भी समझ चुके थे कि लोगों को एक क्रेज़ है, एक अलग ही क्रेज़ है इस गैम्बलिंग के लिए, इस बैटिंग के लिए। यहाँ पे इसके बाद जब कल्याण जी भगत ने अपना काम शुरू किया और उसके बाद वर्ली मटका जो था, जो सेटअप था, वो स्टार्ट किया, तो यहाँ रतन खत्री जाके कल्याण जी भगत के इस वर्ली मटका को ज्वाइन कर लेते हैं, कल्याण जी भगत के मैनेजर बन जाते हैं। उनके मैनेजर के तौर पर काम करना जब शुरू किया रतन खत्री ने, वर्ली मटका इस समय पर स्टार्ट ही हुआ था। इस पूरे गेम की बारीकियां समझना शुरू की रतन खत्री ने कल्याण जी भगत से। बैकएंड पर किस तरह से ऑड सेटिंग की जाती है, नंबर डिक्लेरेशन कैसे होता है, पे आउट्स कैसे करने हैं, रिस्क मैनेजमेंट जो है, इन सब चीज़ों को अंदर तक समझ लिया। और इसके बाद ये जो समय था इस तरह से चलना शुरू होता है। करीबन यहाँ से बताते हैं कि 3 साल निकले, 2 या 3 साल निकलते हैं। 1964 का साल आता है। ये वो साल था जब अचानक एक दिन रतन खत्री और कल्याण जी भगत के बीच किसी बात पर बहसबाजी होती है। और ये बहसबाजी इतनी थी कि दोनों के बीच में बहुत ही डीप, जो बहुत ही गहरे जो मतभेद थे, वो यहाँ पे पैदा हो जाते हैं। इसकी वजह से कल्याण जी भगत का काम रतन खत्री ने छोड़ दिया। रतन खत्री अपने घर पहुँचते हैं। घर पहुँचे तो वहाँ पे उनके कुछ दोस्त थे। दोस्तों से जब मिलना हुआ तो दोस्तों ने एक एडवाइस दी और कहा कि अब तुम अपना खुद का सिंडिकेट शुरू करो। 1964 के आसपास ये बताया जाता है कि जब कल्याण जी भगत का काम रतन खत्री ने छोड़ा, इसके बाद ही रतन खत्री ने न्यू वर्ली मटका लॉन्च कर दिया था। अब रतन खत्री ने जब अपना न्यू वर्ली मटका शुरू किया तो उन्होंने इसमें बहुत सारे बदलाव किए, और कुछ ऐसे बदलाव थे जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आने लगे। उन्होंने दरअसल ये किया था कि जो न्यू वर्ली मटका है ये सिर्फ 5 दिन चलेगा, यानी कि मंडे से फ्राइडे तक चलेगा। सेम उसी तर्ज पर जिस तर्ज पर न्यूयॉर्क का जो मार्केट है वो रहता है, उसी के हिसाब से चलेगा, सिर्फ 5 दिन हफ्ते के। इसके अलावा खत्री ने यहाँ पे क्या किया था कि जो काल्पनिक या फिर ये कहें कि इमेजिनरी प्रोडक्ट हैं उनको वो सामने लाए। उन्होंने कहा कि ये आप प्रोडक्ट है, इसको एक प्रोडक्ट की तरह आप प्रपोज करिए, एक आइडिया है कि आप इसको प्रोडक्ट की तरह प्रपोज करिए और उसके हम 2 नंबर बनाएंगे। एक ऐसा रैंडमनेस, इस तरह से डिज़ाइन किया था कि एक रैंडमनेस लगे, ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बने। और वहाँ पे उन्होंने ये क्या किया कि जो नंबर्स थे उन नंबर्स को लेकर वही सेम जो मटका था, एक बड़े से मटके में उसको डाला जाता था, वहाँ से एक चिट निकाली जाती थी, विनिंग फिगर को अनाउंस कर दिया जाता था। धीरे धीरे ये जो खेल था रतन खत्री का, उन्होंने इसमें कई सारे चेंजेस और करने शुरू किए जो कि लोगों ने पसंद भी किए। उन्होंने क्या किया कि पहले एक जो नॉर्मल नंबर्स हुआ करते थे उनको प्लेइंग कार्ड्स में कन्वर्ट किया। प्लेइंग कार्ड्स जो थे वो एक तरह से उनकी सबसे बड़ी इनोवेशन कही जाती है इस मटका गैम्बलिंग के अंदर। उन्होंने प्लेइंग कार्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद 3-3 नंबर का जो ड्रॉ निकाला जाता था उसमें इसको, इस फॉर्मेट को चेंज किया। और यहाँ पे एक और चीज़ थी कि जो प्लेइंग कार्ड्स हुआ करते थे उनके नंबर निकालने का जो सिस्टम था वो इस तरह से था कि लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि बताते हैं कि हर एक जो प्लेइंग कार्ड होता था उसकी जो पूरी गड्डी होती थी, ताश की गड्डी, उसको ख़त्म कर दिया जाता था एक गेम के बाद। यानी कि एक बार ही एक कार्ड के, प्लेइंग कार्ड के सेट को यूज़ किया जाएगा, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लोगों की मौजूदगी में सारे के सारे कार्ड जो थे उनका जो पैकेट था वो खोला जाता था। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो थी वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आना शुरू हुई। अब न्यू वर्ली मटका, जो कि हमने आपको बताया मंडे से फ्राइडे के बीच में चलता था, कल्याण जी भगत का जो मटका था वो वर्ली मटका, जो वो पूरे 7 के 7 दिन चलता था। फिर भी यहाँ पे देखा गया कि जो क्रेडिबिलिटी थी, जो ग्लैमर था, वो कहीं ना कहीं न्यू वर्ली मटका, यानी कि रतन खत्री ने नया नया एक सेटअप शुरू किया था, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका जो ग्लैमर था वो लोगों को अब ज़्यादा लुभाने लगा। लोग अब उसकी तरफ ज़्यादा जाने लगे थे। ये सारी चीज़ें इस बीच में जब हो रही थी तो ये इस तरह से पॉपुलर हुआ कि बहुत ही जल्दी लोगों ने न्यू वर्ली मटका को रतन मटका के नाम से बुलाना शुरू कर दिया। इस बीच में ये भी देखा गया कि रतन खत्री ने जिस तरह से अपने
न्यू वर्ली मटका में चेंजेस किए थे वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने दरअसल एक कस्टम बना दिया था कि जो भी कार्ड होगा, कार्ड ड्रॉ करते वक्त आम पब्लिक जो है उसका कोई भी आदमी आएगा, 3 कार्ड्स जो है वो उस मटके से उस सेट से निकाल सकता है। जिससे लोगों को ये लगता था यहाँ पे कि कोई भी जो मैनिपुलेशन है कम से कम जो है वो यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, और जो हर डेक है, कार्ड का डेक, उसको ये यूज़ करके डिस्कार्ड कर देते हैं, तो एक नया डेक यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से लोगों का ट्रस्ट जो था वो लगातार बिल्डअप होता है। विनिंग नंबर्स जो थे उनको कैलकुलेट करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अलग था। एक स्पेसिफिक फॉर्मूला इसके लिए यहाँ पे रतन खत्री ने यूज़ करना शुरू किया। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ऐसे समझें कि अगर एक प्लेयर है जिसने 3 नंबर सेलेक्ट किए, 3 अलग अलग कार्ड से 3 नंबर सेलेक्ट किए, और वो नंबर हैं 1, 4 और 7, तो उनका जो कैलकुलेशन है वो इस तरह से होता था कि 1 + 4 + 7 = 12। इस टोटल का जो पहला डिजिट है उसको ड्रॉप कर दिया जाता था, यानी अगर 12 आया है तो 1 को हटा देंगे, और जो आखिरी डिजिट है, यानी कि इस एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो नंबर 2 है वो आखिरी डिजिट है, तो उसको विनिंग नंबर माना जाता था। फाइनल रिजल्ट का जो प्रेजेंटेशन था वो इस तरह से होता था कि 1, 4, 7 × 2। तो ये एक मैथमेटिकल अप्रोच इस तरह की थी जिस वजह से कई सारे ऐसे लोग थे जो इसे क्रूड प्रोबेबिलिटी सिस्टम भी का करते थे उस समय पर। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि एक रतन खत्री का जो न्यू वर्ली मटका था उससे जुड़ी रही। लोगों को ये सब चीज़ें पसंद आती थी। देखा ये गया कि मुंबई के जो वर्किंग क्लास थे, जितने भी लोग थे, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर्स हों, हॉकर्स हों, छोटे दुकानदार हों, ये सभी एक बार ज़रूर यहाँ पे पहुँचते थे, अपनी जो किस्मत थी वो आजमाते थे। और सेंट्रल मुंबई के जितने भी मिल एरियाज़ थे उनमें हर तरफ, हर अगली गली में ये देखा जाने लगा था धीरे धीरे टाइम के साथ कि जो बुकीज़ थे न्यू वर्ली मटका के, उनके छोटे छोटे ऑफिस हुआ करते थे, चार्ट बोर्ड लगे रहते थे, टाइम टेबल लगे होते थे। इन सभी जगह पर जो लोग थे वो पहुँचते थे, यहीं पर नंबर्स का ऐलान होता था, और यहीं पर जो लोग थे वो अपनी आके स्लिप जो थी वो जमा कराते थे, किस किस नंबर पर उन्होंने क्या बोली लगाई है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो यहीं से ऑपरेट हुआ करती थी। जो मिल वर्कर्स थे उनकी जब शिफ्ट खत्म होती थी तो इसके बाद वो लगातार जो बुकीज़ थे न्यू वर्ली मटका के, उनकी शॉप्स पर जाना शुरू करते थे। भीड़ जो थी वो बहुत ज़्यादा आ जाती थी, और ये बताया जाता है रिटर्न्स के बारे में कि रिटर्न इतने हाई थे कि 25 पैसे के बेट पर 2.25 रुपीज़ जो थे उससे ज़्यादा भी कई लोगों को मिल जाता था। और कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं कि 1 रुपये पर 900 रुपये तक जीतने का एक चांस होता था, अगर तीनों के तीनों जो आपके नंबर्स हैं वो जो ट्रिपल नंबर है वो एग्जैक्ट सेम टू सेम बैठ जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। एक सिस्टम ऐसा बन चुका था, एक माहौल ऐसा बन जाता था कि लोग रिजल्ट्स को डिस्कस किया करते थे कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगली बार जीतने की। टिप्स शेयर किया करते थे कि भाई ऐसे जीत सकते हो, वैसे जीत सकते हो। जीतने वाले की जो कहानियाँ थी, कई लोग जो बहुत ही अलग एक्सेप्शनल विन उनका रहा है, उनकी जो कहानियाँ थी वो लोगों के एक तरह से एंटरटेनमेंट का हिस्सा बन चुकी थी, लोग उसके बारे में बात किया करते थे। लेकिन इसी के पैरेलल दोस्तों देखा जाए तो घर जो थे वो बर्बाद भी हो रहे थे। लोग इस लत की वजह से, मटका गैम्बलिंग की, कर्ज में डूबते जा रहे थे, और कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उधार ले लेकर पैसे लगाए हैं। उनसे जो वॉयलेंट रिकवरीज़ की कहानियाँ थीं वो लगातार सामने आती थीं। ऐसे केसेस सामने आते थे कि लोगों की मौत भी हो रही है रिकवरी के चलते, क्योंकि वो जो जिससे उसने पैसे लिए हैं उसने उस शख्स की हत्या कर दी। तो इस तरह की जितनी भी कहानियाँ थीं वो भी उस समय पर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आई। मीडिया ने भी इसको सामने लाया, पुलिस रिकॉर्ड्स में भी बार बार इस चीज़ का जिक्र होता रहा। लेकिन ये जो मटका गैम्बलिंग सिस्टम था, सेटअप था, ये लगातार ऐसे ही चलता रहता है। उस वक्त में मुंबई के अंदर टेक्सटाइल मिल्स की जो भरमार थी उसकी वजह से सेंट्रल मुंबई, परेल, लालबाग, कालबा देवी और ये जितने भी मिल बेल्ट मार्केट से सारे के सारे मिल एरियाज़ थे, यहाँ पे ये मटका सिस्टम का, इस मटका गैम्बलिंग का हब बन चुके थे। हर शिफ्ट के बाद जो मज़दूर थे वो आते थे, पैसा लगाते थे, और उसके बाद ये जो पैसा लगता था तो कभी जीतते थे, कभी नहीं जीतते थे। लेकिन जो एक चीज़ थी वो ये थी कि रतन खत्री जो थे वो पावरफुल होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, मुनाफा कमाते थे। कई कहानियाँ ये बताते हैं उस ज़माने की कि कई बड़े फिल्म स्टार्स थे ऐसे जो रतन खत्री के ज़रिए मटका में अपना पैसा लगवाते थे। खत्री हमेशा ऐसे देखे जाते थे उस समय पर कि जितने फिल्म स्टार्स हैं उनसे भी उनकी दोस्तियाँ हैं, पॉलिटिशियन से दोस्तियाँ हैं, और हमेशा वो एक स्पॉटलेस, एक चमकदार वाइट कुर्ता पजामा पहनते, सिर पे अपने एक स्कार्फ पहनते थे। ये उनका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका था। अगर आप देखें तो उस ज़माने में जो अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान था उसका भी कहीं ना कहीं इसी तरह का एक हुलिया रहता था। तो रतन खत्री को इसी गेटअप में हर बार देखा जा सकता था। खैर 1960s के एंड तक रतन का जो एम्पायर था वो नेशन वाइड फैल गया था। अगर आप देखें उस समय पर तो मुंबई तो सिर्फ एक जगह, जहाँ पे परेल, कालबा देवी, जितने भी एरियाज़ हैं सेंट्रल मुंबई के, उन सभी जगह पर जो बुकीज़ थे उन सब के ज़रिए चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन इसके अलावा बुकीज़ ने यहाँ पे फ़ोन्स का इस्तेमाल करके, फ़ोन के ज़रिए जो नंबर थे वो पूरे देश में अब फैलाने शुरू कर दिए थे। पूरे देश में राजस्थान, गुजरात, इवन मिडिल ईस्ट और यूएस तक से जो बेट्स थी वो आने लगी थी। आप ये सोचिए कि मुंबई में एक मटका चल रहा है, उसके लिए
गुजरात राजस्थान से तो जो बेट है वो आई रही है, मिडिल ईस्ट और यूएस से, यहाँ से भी जो लोग थे बैठकर वहाँ से भी बेट पर जो मटका था उस पर अपना नंबर जो था बैठ कर वो लगाते थे। ये सारी चीज़ें रहीं और इसी वजह से ये सामने आता है रिजल्ट कि डेली टर्नओवर 1970s की हम आपको बात बता रहे हैं, 1970s में ये टर्नओवर करीबन 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। 1980s और 90s के पीक पर जो मंथली टर्नओवर बताया गया रतन खत्री के इस पूरे मटका गैम्बलिंग सिस्टम का या ओवरऑल मटका का, इसको बताते हैं करीबन 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये पूरा सेटअप रहा था 1990s के पहले तक, जस्ट 1985 और 1990 के बीच में 500 करोड़ रुपए, लाखों का एम्पायर जो था वो खड़ा कर लिया गया था इस बिजनेस से। सारे सेक्शंस के लोग जो थे वो यहाँ पे खेलते थे, इस वजह से ये लगातार बूम पर था, बहुत ज़्यादा उफान पर था, चढ़ रहा था आगे। छोटी छोटी बेट से लेकर सेलिब्रिटीज़ जो थे, बड़े बिजनेसमैन थे, वो बहुत बड़ी बेट भी लगाया करते थे और नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मुंबई के बहुत बड़े बड़े लोग, इनफैक्ट अंडरवर्ल्ड के भी कई सारे बड़े बड़े लोग रतन खत्री से अब कनेक्टेड रहने लगे थे। बताते हैं पॉलिटिशियन से लेकर फिल्म स्टार्स, पुलिसमैन, जितने भी पुलिस पर्सनल्स हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं रतन खत्री को जानते थे, उनसे क्लोज कनेक्शन हुआ करते थे और इसी वजह से अगर कभी कोई केस हुआ भी है और केस फाइल होते भी हैं तो वो फ़ोन पर ही ख़त्म कर दिए जाते थे। टॉप पर जो बैठे हुए लोग थे उनसे संबंध थे रतन खत्री के, इस वजह से ये कभी प्रूव ही नहीं हो पाते। इस बीच में कुछ और कहानियाँ सामने आती हैं रतन खत्री की चैरिटी की कहानियाँ। ये बताया जाता है कि उनकी एक रॉबिनहुड काइंड ऑफ इमेज जो थी वो बनना शुरू हो गई थी। एक बहुत ही मशहूर उस समय पर फिल्म आई थी, उसमें भी ये इमेज दिखाई गई थी, उसके बारे में भी आपको आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ये बताया जाता है कि उनकी ऐसी इमेज थी कि चाहे कोई फिल्म प्रोड्यूसर हो, चाहे कोई फिल्म इंडस्ट्री का शख्स हो, उनका दोस्त हो, कॉर्पोरेट सर्कल में उनके जानने वाले हों, दूर के रिश्तेदार हों, वो हर कोई उस समय पर रतन खत्री से मदद मांगने के लिए आता था और वो उसकी मदद किया करते थे। ये सारा का सारा पैसा वही गैम्बलिंग का, मटका गैम्बलिंग का पैसा होता था, उससे मदद की जाती थी और इस वजह से उनकी एक रॉबिनहुड की जो छवि थी वो पूरे के पूरे मुंबई में, इनफैक्ट देश भर में फैलना शुरू हो जाती है। ये पूरा वो समय रहा है 1960s से 1990s के बीच में, जब मुंबई में सिर्फ मटका गैम्बलिंग नहीं, मुंबई को दूसरी एक और चीज़ की वजह से जाना जाता था और वो था अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड 1960s से 70s का जो अंडरवर्ल्ड रहा, उस दौरान में ये बताते हैं कि रतन खत्री जो मटका गैम्बलिंग में बहुत बड़ी एक शख्सियत, एक बहुत बड़ा नाम थे, उनके साथ ही जो अंडरवर्ल्ड में उस समय पर जो बड़े नाम हुआ करते थे उनमें थे हाजी मस्तान, वरदराजन मुदालियर, यूसुफ पटेल और करीम लाला, अब्दुल शेर खान पठान। तो ये जो सारे के सारे गैंग्स थे, ये अंडरवर्ल्ड डॉन जो थे, ये सब स्मगलिंग और गोल्ड ट्रेड में इन्वॉल्व थे। दूसरी तरफ जो रतन खत्री थे, उनकी मोनोपोली पूरी तरह से बैटिंग में हुआ करती थी। अंडरवर्ल्ड गैंग्स ने ये देखा गया सामने कि हमेशा से मटका गैम्बलिंग को एक मोटिव और एक मनी दोनों तरह से अपना यूज़ किया है। 1970s में करीम लाला ने एक किस्सा है, बहुत ज़्यादा वायरल है और सबको पता है कि करीम लाला ने 1970s में मुंबई में कई सारे ऐसे डॉन थे जिनके जिनके पार्ट्स में अलग अलग मुंबई को बांट दिया था, अलग अलग डॉन्स के बीच में मुंबई को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया था। और ऐसा इसलिए किया गया था करीम लाला के द्वारा, जिससे कि ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के लगातार चल सकें, ये लोग ठीक ठाक ढंग से ऑपरेट कर सकें। बताते हैं कि इस दौरान मटका जो डेंस थी, जहाँ पे गैम्बलिंग हुआ करती थी, मटका गैम्बलिंग, अक्सर इन गैंग्स के लिए एक रिक्रूटमेंट ग्राउंड की तरह ये लोग इसको यूज़ किया करते थे। सोर्स ऑफ रेडी कैश की तरह ये बन चुकी थी इनके लिए, यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी दिन भर के एंड में इतना पैसा जमा हो जाएगा कि अगर किसी भी गैंगस्टर को या जिसके एरिया में वो डेन आती है, मटका डेन, तो वहाँ पे वो जाके वो पैसा कलेक्ट कर सकता है और ये सारी चीज़ों के तौर पर भी इसको देखा जाने लगा था। तो ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो था अंडरवर्ल्ड प्लस गैम्बलिंग का, ये यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर आता है साल 1975 और लगती है इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज क्राइम पे, स्मगलिंग पे, गैम्बलिंग नेटवर्क्स पर ज़बरदस्त क्रैकडाउन करना शुरू किया, कार्रवाई करना शुरू की। इसमें मटका के जो रैकेट थे इनके ऊपर भी कार्रवाई की गई और इमरजेंसी के दौरान ये देखा गया कि रतन खत्री पर भी सरकार की नज़र पड़ती है। जब ये नज़र पड़ी तो करीबन 19 महीने तक रतन खत्री को जेल में डाल दिया जाता है, जैसे हाजी मस्तान को भी डाला गया था, अंडरवर्ल्ड डॉन्स को भी डाला गया था। ये जो 19 महीने रहे, इस बीच में भी सामने ये आया कि रतन खत्री तो अंदर थे जेल में, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय पर, लेकिन फिर भी बाहर मुंबई के अंदर और देश भर के अंदर जो उनका बिजनेस था मटका का, जो मटका गैम्बलिंग थी, वो पूरी तरह से लगातार चलती रहती है। इस दौरान एक और बात देखी गई कि बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री हुई यहाँ पे। यही वो साल था 1975 जब फिरोज़ खान की एक फिल्म आई थी, धर्मात्मा। ये बताया जाता है कि धर्मात्मा का जो कैरेक्टर था वो रतन खत्री से इंस्पायर्ड कैरेक्टर था। यहाँ उन्हें एक गैम्बलिंग डॉन का एक इमोशनल साइड दिखाया गया है, एक गैम्बलिंग डॉन की एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन की तरह दिखाया गया है, एक ऐसा पर्सन जो कि फैमिली ओरिएंटेड है लेकिन रूथलेस भी है, साथ ही साथ पावर ब्रोकर के रूप में उनको दिखाया गया है। तो ये जो पूरा एक एरिया था, इस प्लॉट था इस कैरेक्टर का, वो रतन खत्री के रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड था, तो ये भी चीज़ दिखाई जाती है।
इस फिल्मी रिप्रेजेंटेशन ने यहाँ पे रतन खत्री की एक ऐसी छवि बना दी थी कि वो रॉबिन हुड तो हैं ही, साथ ही साथ पावर ब्रोकर भी हैं, लोग उनकी कही हुई बातें सुनते हैं और यहाँ तक कि ये जो उनका सिस्टम है इसके तो वो किंग है। यहीं से उनका जो नाम था वो मटका किंग भी यहाँ पे पड़ गया था। कहते हैं कि लोग यहीं से उन्हें मटका किंग भी कहने लगे थे, मटका किंग रतन खत्री। यही वो मूवी, अभी हाल ही में एक मूवी भी आ रही है मटका किंग के नाम से, अगर आप लोगों ने देखा हो। यहाँ बताते हैं कि इस दौरान में उन्होंने जेल से निकलने के बाद भी, इनफैक्ट 19 महीने के बाद भी, कुछ मूवीज़ थी जिनके लिए स्क्रिप्टिंग की, डायलॉग्स भी लिखे। ये जो धर्मात्मा मूवी थी इसमें भी उन्होंने स्क्रिप्टिंग और डायलॉग्स लिखे थे, ये भी बातें सामने आती हैं। इसके अलावा उन्होंने खुद फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए रंगीला रतन नाम से एक फिल्म आई थी, तो उसके लिए भी पैसा लगाया। कहते हैं कि जो ऋषि कपूर और एक और महिला कैरेक्टर थी, एक्ट्रेस थी इसमें, उनकी जो एक मूवी थी रंगीला रतन, इस फिल्म के अंदर भी उन्होंने यहाँ पे अपना किरदार किया था, गेस्ट रोल निभाया था, साथ ही साथ इस फिल्म में पूरा पैसा वैसा भी लगाया था। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। मटका कल्चर जो था पूरी तरह से अब फिल्म्स में एक तरह से जो जितना भी पैसा उनका आता था वो इसको फिल्म में लगाने लगे थे। इसमें अपना अगर आप डालेंगे भी, देखेंगे रतन खत्री का नाम डाल के इंटरनेट पे, तो आपको कहीं ना कहीं उसमें किसी डेजिग्नेशन जो है वो मूवी से रिलेटेड, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड डेजिग्नेशन जो है वो दिखती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। खैर 19 महीने बीते, जेल से रतन खत्री वापस आते हैं। जेल से वापस आने के बाद रतन खत्री की जो इमेज थी वो एक ऐसे आदमी की बन चुकी थी जो कि सरकार के सामने भी झुकता नहीं है, जिसका नेटवर्क उसके बिना भी चलता रहता है। लेकिन पैरेलल में ही यहाँ पे कई सारे और भी अब मटका जो किंग थे वो उभरने लगे थे, आने लगे थे, या ये कहें कि कई नए प्लेयर्स आने लगे थे। पॉलिटिकल प्रेशर था, पुलिस प्रेशर था, पॉलिटिकल इक्वेशन जो थी वो रतन खत्री की अब सही नहीं थी, क्योंकि जब से उन्हें जेल में डाला गया था सारी चीज़ें 19 महीने में अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो जो नई जनरेशन के बुकीज़ थे उन्होंने अब इस मार्केट को टेक ओवर करना शुरू किया। उनकी मोनोपोली अब उस तरह से रतन खत्री की चल नहीं पाती थी, तो इस वजह से वो अब धीरे धीरे कमज़ोर होते हुए दिखाई देने लगे 1975 इमरजेंसी के बाद से। लेकिन असली जो डेक्लाइन हुआ वो हुआ 1990s में, शुरुआती जो साल रहे 1990s के। आप देखिए कि मुंबई पुलिस ने रियलाइज़ किया कि ये जो गैम्बलिंग का पैसा है ये अंडरवर्ल्ड गैंग्स तक भी जा रहा है, अंडरवर्ल्ड गैंग उसका यूज़ भी कर रहे हैं गलत चीज़ों में, उनकी फंडिंग में भी जा रहा है और इससे हथियार भी खरीदे जा रहे हैं। सारी गलत चीज़ें जो हैं वो भी हो रही हैं, और ना सिर्फ मुंबई में बल्कि पूरे देश भर में। इसी के बाद इसी दौर में मुंबई पुलिस की डिटेक्शन यूनिट जो है वो एक्टिव होती है। दया नायक उसमें थे, प्रदीप शर्मा उसमें थे, विजय सालस्कर थे। इन सब ने एक तरह से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इनको माना जाता था। इन सब ने यहाँ पे इन डेंस में रेड करना शुरू किया। जितने भी मटका गैम्बलिंग के डेन हुआ करते थे जहाँ पे मटका खेला जाता था, इन सब में रेड की जाती है। 1995 में मुंबई पुलिस ने बताते हैं कि मटका डेंस पर इस तरह से मैसिव क्रैकडाउन किया कि डीलर्स से लेकर जितने भी बाकी लोग हुआ करते थे, वहाँ पे बुकीज़ हुआ करते थे, इन सबको गिरफ्तार किया जाता है। डीलर्स जो थे वो कई सारे ऐसे थे जो मुंबई छोड़कर भाग गए, कुछ गुजरात चले गए, कुछ राजस्थान में शिफ्ट हो गए। ये सब चीज़ें जब हुई तो मटका गैंगलिंग सिस्टम जो 4 दशक से चला आ रहा था, जो कि एक ऑर्गेनाइज सेटअप की तरह काम कर रहा था, इसमें जो डिस्ट्रप्शन आया है इसकी वजह से ये पूरा सिस्टम खत्म होता हुआ। मुंबई पुलिस ने अपनी रेड में कई सारे मटेरियल को सीज किया। जितने भी डेंस हुआ करते थे मटका के, वहाँ से चार्ट्स को, चिट्स को, रजिस्टर्स, कैश, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें पकड़ी जाने लगी, इनको सीज किया जाने लगा। कई केसेस में ये भी देखा गया, मुंबई पुलिस खुद ये बताती है रिपोर्ट में, कि मटका ऑपरेटर जो थे उन पर सिर्फ गैम्बलिंग नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सेंक्शंस भी लगाने पड़े, क्योंकि उनकी संलिप्तता इसमें पाई गई। ये सब चीज़ें होती हैं। रतन खत्री के बारे में बताते हैं कि रतन खत्री ने 1993 में ही एक्टिव बैटिंग से रिटायरमेंट ले लिया था। उनका रिटायरमेंट जो था उसका एक किस्सा बहुत ज़्यादा मशहूर है कि एक समय पर, ये वही समय था 1993 और 94 के बीच का, जब उन्हें एक फैमिली वेकेशन के दौरान में नो फ्लाई लिस्ट पर डाल दिया गया था, जिससे यहाँ पे उन्हें एक रियलिटी चेक मिला कि आखिर असल में उनकी एक छवि जो है वो किस तरह की है। खैर यही वो समय रहा जब रतन खत्री ने पूरी तरह से जो मटका गैम्बलिंग थी उससे रिटायरमेंट अपना लिया। रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे अब वो तारदेव में नवजीवन सोसाइटी के अंदर एक अपनी ज़िंदगी जो थी उसको बिताना शुरू करते हैं। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जो बाकी ऑपरेटर्स थे, मटका ऑपरेटर्स, उनकी तरह कभी माफिया से हाथ नहीं मिलाया, तो इस तरह की भी बातें उनके बारे में बताई जाती हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन ये भी आता है सामने कि साल 2001 में, क्योंकि अब उम्र भी बढ़ रही थी, उम्र के साथ साथ तबीयत भी ख़राब होने लगी थी, 2001 में उन्हें पैरालिसिस अटैक होता है। पैरालिसिस अटैक पड़ा और उसके बाद 9 मई 2020 को 88 साल की करीबन उम्र में तारदेव के नवजीवन सोसाइटी अपार्टमेंट में ही उनको कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका देहांत होता है। उनको इसके पहले ब्रेन स्ट्रोक भी हो चुका था, ये भी बताया जाता है। बुरी तरह तबीयत जो थी वो ख़राब थी। इस बीच में 2020 में उनका देहांत होता है। तो यहाँ रतन खत्री का जो चैप्टर था, एक तरह से उनकी जो लाइफ थी वो ख़त्म हुआ। लेकिन दूसरी तरफ कल्याण जी भगत के बारे में बताते हैं कि उनकी जब मौत हो गई थी इस बीच, तो उनके बेटे सुरेश भगत ने इस पूरे बिज़नेस को संभालना शुरू कर दिया था।
लेकिन इंटरनल डिस्प्यूट के चलते इस एम्पायर के अंदर इस पूरे सिस्टम को खोखला कर गया ये पूरा डिस्प्यूट। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें चली, 13 जून 2008 को सुरेश भगत और 5 अन्य लोगों की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सामने ये आया कि एक ट्रक जो था वो उनकी स्कॉर्पियो, जो कि अलीबाग से पेन रोड पर पहुंच रही थी, उस समय पर उसको टक्कर मार दी जाती है एक ट्रक के द्वारा। और जब मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की थी दोस्तों, तो सामने ये आया था कि असल में ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। अगर आपको इसके बारे में डिटेल स्टोरी चाहिए तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो खैर ये सब चीज़ें रहीं। कल्याण जी भगत का जो पूरा एम्पायर था, रतन खत्री का एम्पायर था, वो खत्म हुआ, मटका गैम्बलिंग सिस्टम खत्म हुआ। लेकिन 1995 तक मुंबई में आसपास के इलाकों में 2000 से ज़्यादा जो पहले जहाँ पे बुकीज़ होते थे, हुआ करते थे, सामने ये आता है कि अब वो आंकड़ा जो था मात्र 300 तक रह गया था। आप सोचिए 2000 से सिर्फ 300 बुकीज़ ऐसे रह गए थे, और वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ खत्म हो गए। हुआ ये भी कि जब ऑफलाइन मटका जो था उस पर प्रेशर बढ़ा, हो ऑफलाइन मटका आप चला नहीं सकते थे, तो इसके बाद जो बाकी बुकीज़ बचे थे, यहाँ वहाँ जो मटका ऑपरेटर्स बचे थे, इन्होंने अब दूसरे रूट्स अपनाने शुरू किए। अब यहाँ पे लॉटरी सिस्टम जो था, आपने कई बार सुना होगा, जो लॉटरी सिस्टम था उसको अपनाना शुरू किया गया। झटपट लॉटरीज, स्टेट रन लॉटरीज, ये सारी चीज़ें, क्रिकेट बैटिंग जो होती है, इन सबको अपनाना शुरू किया। उसके बाद ऑनलाइन इस सिस्टम को धीरे धीरे इन लोगों ने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। आज के दौर में जो मटका है, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जिसमें ये शब्द आपको कई बार दिख जाएगा। फास्टेस्ट रिजल्ट, वर्ल्ड बेस्ट मटका साइट, इस तरह से कई सारी वेबसाइट को प्रमोट किया जाता है। और इसी ऑनलाइन माइग्रेशन के चलते, ये देखते हुए इस गेम के अंदर के कितना ज़्यादा ये ऐसा गेम है जिसमें लोगों की को हानि हो सकती है, उनका पैसा डूब सकता है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सरकार ने भी इस पर ध्यान देते हुए यहाँ पे हज़ारों इलीगल गैम्बलिंग्स वेबसाइट जो थी, उनके ऐसे एप्लीकेशन जो थे, उनको ब्लॉक किया। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि 8400 से ज़्यादा ऐसी साइट्स थी जो कि बंद की गई, जिसमें सट्टा या मटका स्टाइल जो बैटिंग थी, ऐसे ऑपरेशंस चल रहे थे, ऐसे प्लेटफॉर्म्स थे। तो 8400 ऐसी साइट और एप्लीकेशंस को बंद किया गया। सेंट्रल लेवल पर भी जो ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग है, बैटिंग के लिए जो रूल्स हैं, उनको लाया गया है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत इसका इस्तेमाल करते हुए सरकार ने पिछले कुछ सालों में ये सामने आता है कि 4900 ऐसी वेबसाइट हैं जिनको स्पेशली इस एक्ट के तहत यहाँ पे ब्लॉक किया है, ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के तहत। क्योंकि गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा या मटका, ये सब जो चीज़ हैं, ये आपका पैसा बर्बाद करती है। ये आपको एक गलत हैबिट में ले जाती हैं। इस तरह की हैबिट, एक इस तरह का लालच होता है जो कि आप किस तरह से अपनी हार्ड अर्न जो कैश है, आपका जो मनी है, आप उसको गवा देंगे, आप उसको पल भर में पता भी नहीं चल पाएगा आपको। तो इस वजह से यहाँ पे सरकार ने क्रैकडाउन पे करना शुरू किया है। लेकिन आप अगर ये सफ़र देखें, आज़ादी के पहले से शुरू हुआ, आंकड़ा जुगाड़ उसको क्या कहा जाता था उस समय पर, फिर मटका बना, उसके बाद अलग अलग तरह का न्यू वर्ली मटका, रतन मटका, वर्ली मटका, तो ये सब जो चीज़ें थी, ये चलते चलते कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक शिफ्ट हुई हैं, ये आज आपको पूरी कहानी बताई। और बताने का उद्देश्य यही था जिससे कि आपको पता चले कि आखिर कैसे ये जो गलत चीज़ें होती हैं वो इंसान की ज़िंदगी को अफेक्ट किया करती हैं। कई ऐसे लोग थे जिनके कत्ल हो गए, जिनको उधार ले लेकर, जिन्होंने इस तरह की नौबत आ गई कि उधार लेकर ये गैम्बलिंग करनी पड़ी, बैटिंग करनी पड़ी। कई लोगों के जो घर थे वो बिक गए, लोग कर्ज में आ गए। तो ये सब चीज़ें कभी भी नहीं करनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक मूवी भी रिलीज़ हो रही है अमेज़ॉन प्राइम पर, ये हमने देखा था, तो इस वजह से ये जो वीडियो था वो आपके लिए बनाया। मटका किंग उस मूवी का नाम है। तो अब उसमें क्या स्टोरी दिखाई जाती है, बताया जा रहा है कि उसमें जो कैरेक्टर है वो रतन खत्री का कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, और कितनी क्या सच्चाई है वो तो मूवी देख कर पता चलेगा, बाद में देखेंगे उसको। बाकी ये जो आज का वीडियो था, आपको कैसा लगा, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।